नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं ब्यूनिक चैनल। मैं हनुमान चौन। राजस्थान विधानसभा चुनाव यात्रा में इस समय हम हैं आसपुरा विधानसभा में। आसपुरा विधानसभा वागड़ मेवाड़ के क्षेत्र में आती है। मेवाड़ क्षेत्र के अंदर 28 विधानसभा सीटें हैं, इसमें से 15 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं। जो पार्टी यहाँ पर अधिक से अधिक विधायक जीतते वही पार्टी जयपुर के अंदर सरकार बनाती है। आसपुर विधानसभा क्षेत्र में हम राजनीतिक शख्सियतों से मुलाकात करने के क्रम में हम भारतीय आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी माननीय श्रीमान उमेश मीणा जी से बात करें। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। उमेश जी, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे आपका शुरुआती जीवन सफर और शिक्षा कैसी रही है, आप इसके बारे में बताएं। शिक्षा का यूँ देखा जाए कि मैंने गाँव स्तर से ही शिक्षा मेरे हुई है। इसके बाद डूंगरपुर स्कूल के अंदर पढ़ा, श्रीनाथ स्कूल के अंदर। इसके बाद फिर मैं 2013 के अंदर SBP गवर्नमेंट कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ। इसके बाद 2016 के अंदर छात्र राजनीतिक में आया। छात्र राजनीतिक मेरे 2013 से स्टार्टिंग हुई और 2016 के अंदर मैं SBP गवर्नमेंट कॉलेज से प्रेसिडेंट बना, जो पहला संगठन था भील प्रदेश विधानसभा। उस संगठन से मैं प्रेसिडेंट। आप आदिवासी क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, तो यहाँ पर जैसा कि पूरे प्रदेश भर में जानता है आदिवासी परिवार संगठन होता है, इसके बारे में आप बताएंगे विस्तार से। आदिवासी परिवार एक संगठन समुदाय है। अच्छा जी। और ये मतलब हमारे एक आदिवासी परिवार एक विचारधारा है। आज हमारे सबसे पहले कई आदिवासी के जो हक अधिकार था, आदिवासी का जो हक अधिकार था, जो हमारी संस्कृति थी, जो हमारी परंपरा थी, उस जो संस्कृति जो परंपरा हमारी खत्म हो रही थी, इस कारण से हमारे जो वरिष्ठ समाज सेवी हैं और उनके हमारे द्वारा हमने चिंतन शिविरें स्टार्ट करी। हर फले में, हर गाँवों के अंदर, मतलब पालवी धरती के स्तर पे, पाल स्तर पे हमने चिंतन शिविर करी और चिंतन शिविर के मार्फत से हम लोगों ने जन जागरण करा। जन जागरण में हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे हक अधिकार की बात की। उमेश जी, जैसा कि आप भारतीय आदिवासी पार्टी से प्रत्याशी हैं, तो आप इस भारतीय आदिवासी पार्टी किस विचारधारा को लेकर चल रही है, आप इसके बारे में बताएं। भारत आदिवासी पार्टी, भारत आदिवासी जो पार्टी है। अच्छा जी। भारत आदिवासी पार्टी के अंदर हमारा जो विधान है, संविधान में है, जो ST SC OBC और माइनॉरिटी और भी अन्य समाज भी हमारे इस पार्टी के अंदर है। जैसे अभी कार्यकारिणी हम लोगों ने बनाई, तो ST की कार्यकारिणी, SC की कार्यकारिणी भी है और OBC की भी है हमारी कार्यकारिणी के अंदर, और अदर भी है। जो शोषित है, जो गरीब समाज से आते हैं, जो जिस एरिया के अंदर शिक्षा नहीं है, जिस एरिया के अंदर सुविधा नहीं है, बिजली की सुविधा नहीं है, जहाँ पानी की, सड़क की समस्या है, उस पे हम सबसे ज़्यादा भारत आदिवासी पार्टी काम कर रही है। उमेश जी, जैसा कि हम जाने कि इस पूरे आदिवासी क्षेत्र के अंदर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के अंदर बेणेश्वर धाम में बहुत ही प्रसिद्ध है, और सिर्फ यहाँ पे नहीं, पूरे राजस्थान भर इसके लिए प्रसिद्धि के लिए जाना जाता है। तो बेणेश्वर धाम के लिए क्या योजना रहेगी यदि आपके यहाँ से जनप्रतिनिधि जीत कर जाते हैं, और किसी भी पार्टी से इसके लिए आपकी क्या योजना रही, इसके बारे में बताएं। हम ये आदिवासी का महाकुंभ है, ये आदिवासी का महाकुंभ है। अच्छा जी। जो बेणेश्वर, उस महाकुंभ को आज तक हमारे आदिवासी से कई सारे MLA जीत के गए, जो आप बता रहे हो 15 MLA, जबकि हमारे यहाँ 17 MLA जीत के रिजर्व हो जाते हैं। लेकिन यहाँ आदिवासी महाकुंभ है, लेकिन आदिवासी महाकुंभ तक किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं है। लाखों करोड़ों रुपए की यहाँ पे घोषणा हुई और पैसा भी आया, नहीं आई ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो पैसा आज धरातल पे, ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो वहाँ पे विकास नहीं हो रहा है। हम लोग चाहते हैं कि मेरी विधानसभा, आसपुर विधानसभा के अंदर ही बेणेश्वर धाम आ रहा है, तो उस बेणेश्वर के लिए भी मैंने सोचा है कि हम लोग अच्छा विकास करें। वहाँ पे हमारे जो कहते हैं फूल पतरावाह कार्यक्रम होते हैं, जो एक मंत्री से लगा के, वार्ड पंच से लगा के, कोई भी कमेटी हो, लास्ट में अंतिम संस्कार वहाँ पे होता है। अंतिम संस्कार के बाद हमारा जो फूल पतराने का बोल रहे, जैसे विसर्जन कहते हैं हिंदी के अंदर, तो वो कार्यक्रम वही होता है। तो हम वहाँ पे ऐसी व्यवस्था करेंगे जहाँ पे ये कार्यक्रम सही तरह से हो पाए, और हमारा जो महाकुंभ का मेला लगता है उसकी भी हम सुविधा के लिए करेंगे। जो आज तक हमारा जो मावजी महाराज है, मावजी महाराज का आज तक मंदिर वहाँ पे नहीं बना, मावजी महाराज की निशानी नहीं है वहाँ पे, तो हम चाहेंगे कि मावजी महाराज का अच्छा मंदिर बने, मावजी महाराज का नाम रहे वहाँ पे, और हमारे जो भी आदिवासी के जो परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, वहाँ पे भी हम आर्ट गैलरी के रूप में वहाँ पे साबित करें। उमेश जी, जैसा कि आप एक युवा प्रत्याशी हैं, और जैसा कि हमने आसपुर विधानसभा क्षेत्र में देखा, तो यहाँ के लोगों की मांग है रोजगार के लिए यहाँ से माइग्रेशन होता है, गुजरात जाते हैं और अन्य बड़े शहरों के अंदर जाते हैं। तो यदि यहाँ से भारतीय आदिवासी पार्टी का प्रत्याशी जीत कर जाता है, तो विधानसभा में आप किस तरह की मांग उठाएंगे?
रोजगार के लिए? रोजगार के लिए मैं जहाँ तक समझता हूँ, मेरा मानना है, हम लोग यहाँ सबसे ज़्यादा किसान लोग हैं और हम लोगों के पास बहुत सारी खेती है, लेकिन खेती करने के लिए हमको सबसे पहले पानी चाहिए। अगर हम मेरी ये घोषणा पत्र के अंदर ये है कि 3 से 4 पंचायत के बीच में एक मिनी डैम बना जाए और मिनी डैम के मार्फत से नहर के द्वारा हर खेत तक पानी पहुँचे, तो पानी पहुँचेगा तो वो फसल 1-2 जो साल भर में 1-2 फसल लेगा, वो किसान 3 से 4 फसल लेगा, उसी फसल भी लेगा प्लस कोई छोटा मोटा चारा करेगा तो बेच 2, 4, 5, 10 बेच जो भी है डेयरी फार्म के मार्फत से उसका धंधा कर सकता है। इसके अलावा भी खेती के मार्फत से अलग अलग प्रकार के धंधा कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। और भी इंडस्ट्री कॉलोनी जैसे डूंगरपुर के अंदर है, जैसे सिंटेक्स है हमारे वहाँ पे सुविधा है, तो ऐसी सुविधा भी हम बाद में कभी सोचेंगे और करेंगे। हमारी विधानसभा में भी जयपुर के अंदर भी मांग उठेंगे जो युवाओं के लिए आज रोजगार नहीं है, रोजगार के लिए भी हम बात करेंगे। उमेश जी, जैसा कि भारतीय आदिवासी पार्टी ने अभी कितने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं? हमारे अभी भारत आदिवासी के पार्टी के प्रत्याशी 19 प्रत्याशी घोषित कर दिए, जो उदयपुर संभाग के और 3-4 जो अदर हैं। तो आपसे एक राजनीतिक सवाल पूछेंगे और आप इसका जवाब किस तरह भी देना चाहें, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। भारत आदिवासी पार्टी जीतने के बाद किस पार्टी के साथ गठबंधन बनाएगी या फिर स्वतंत्र ही अपनी विधानसभा में प्रत्याशियों को रखेगी? हम किसी पार्टी से गठबंधन नहीं बनाएंगे, जिसकी भी सरकार बने। ये अच्छा। हम नहीं कह रहे जिसकी भी सरकार बने, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे यहाँ के क्षेत्र के जो मुद्दे हैं, जो पानी के मुद्दे हैं, बिजली के मुद्दे हैं, जो हमारे सड़क के मुद्दे हैं, जो शिक्षा के लिए हैं, हॉस्पिटलों के हैं, हमारे यहाँ अनुसूची 5-6 के मुद्दे हैं, हमारे इस ट्राइबल एरिया के अंदर अलग अलग मुद्दे, उस मुद्दों के हिसाब से, सूत्रों की मांगों के हिसाब से हम बात करेंगे और आम जनता के जो हमारी आम राय से जो बात होगी और जो हमारे वरिष्ठ जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनके नेतृत्व में हम काम करेंगे। आपने चुनावी व्यस्त समय से हमसे बात करने के लिए समय निकाला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी खूब खूब धन्यवाद जो आप यहाँ तक आके बैठी और हमारा कवरेज करा, इसके लिए खूब खूब धन्यवाद। जुड़े रहें आप इसी तरह हमारे साथ और मिलते हैं अगली बार एक नई राजस्थान विधानसभा में और एक नई राजनीतिक शख्सियत से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।